13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस के दावे को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने दावा किया था कि कर्नाटक में मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली ईवीएम मशीन पहले दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी। कांग्रेस के इस दावे को खारिज करते हुए गुरुवार को चुनाव आयोग ने कहा कांग्रेस अपने उन सूत्रों का भी सार्वजनिक रूप से खुलासा करे जो इस तरह की गलत जानकारी फैलाते हैं। कर्नाटक में 10 मई को हुए मतदान से पहले 8 मई को चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन को लेकर चिंता जताई थी। पत्र में कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका में पूर्व में इस्तेमाल की गई ईवीएम को कर्नाटक चुनाव में दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया के पुनः उपयोग को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने कहा है कि इन मशीनों का भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सत्यापन की प्रक्रिया का पालन कराए बिना ही कर्नाटक चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर ही आयोग ने कांग्रेस से जानकारी मांगी थी। कांग्रेस के इस दावे पर पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को संबोधित करते हुए एक पत्र में इस दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए साफ कहा कि ईवीएम न तो दक्षिण अफ्रीका से भेजी गई और न ही वो देश इस्तेमाल करता है। आयोग ने कहा है कांग्रेस ने ये जानते हुए भी कि कर्नाटक चुनाव में केवल नए ECIL निर्मित ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, इस तरह के भ्रामक आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने कहा है कि इसके बावजूद पार्टी ने किन तथ्यों के आधार पर गंभीर क्षमता वाली सूचना को फैलाया, उससे उसकी जानकारी खुले तौर पर करनी होगी ताकि कार्रवाई की जा सके। आयोग ने कहा है कि 15 मई को शाम 5 बजे तक कांग्रेस को जवाब दाखिल कर कार्रवाई की पुष्टि करनी होगी। महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की स्टेटस को एंटे करता येणार नाही, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को अभयदान तो दे दिया, लेकिन लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि राज्यपाल का फैसला गलत था। उद्धव गुट और शिंदे गुट के शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्धव गुट को झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि सूबे में एकनाथ शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा, फ्लोर टेस्ट पर गवर्नर का फैसला और व्हिप की नियुक्ति पर स्पीकर का निर्णय दोनों ही गलत थे। हम उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। इसलिए महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता में वापस नहीं लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल को शिंदे समर्थक विधायकों की सुरक्षा वाले पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। राज्यपाल ये नहीं समझ सकते थे कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया कि वो सरकार को गिराना चाहते हैं। केवल सरकार के कुछ फैसलों में मतभेद था। गवर्नर के पास शिंदे और समर्थक विधायकों की सुरक्षा को लेकर पत्र आया। राज्यपाल को इस पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें कहीं नहीं कहा गया था कि सरकार बहुमत में नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने गोगावले को व्हिप नियुक्त करने के फैसले को मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को भी अवैध ठहरा दिया। ये मानना कि विधायक दल ही व्हिप नियुक्त करता है, राजनीतिक दल के एम्बिलिकल को तोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है। पार्टी द्वारा व्हिप नियुक्त किया जाना 10वीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है। स्पीकर को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए। स्पीकर को गोगावले को व्हिप की मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। शिवसेना पार्टी के व्हिप के रूप में गोगावले को नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि स्पीकर 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकते हैं। जाहिर है उद्धव ठाकरे की सरकार की वापसी तो अब नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से दबाव बढ़ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें
ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है। उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो 16 विधायक को डिस्क्वालीफाई करने के लिए पार्टी का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सरकार आज बची है कोई अपराध है, कोई गैर कानूनी है, वो बेकायदेशीर है, तो सरकार बची क्या है। अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी तो सीधे फडणवीस इस्तीफा दे देंगे। 2022 में जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बगावत की, तब उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया और महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद महाराष्ट्र में बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने नई सरकार बनाई थी। अगस्त में यह मामला संविधान पीठ को सौंपा गया था। विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बड़ा झटका दिया है। नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि वो थर्ड फ्रंट या गैर बीजेपी दलों के साझा राजनीतिक मंच में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही सीएम पटनायक ने ये भी साफ कर दिया है कि बीजू जनता दल यानी बीजेडी अगले साल होने वाले ओडिशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। बता दें, नवीन पटनायक का ये बयान विपक्षी एकता को बड़ा झटका माना जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बीते मंगलवार को ही नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। ऐसे में पटनायक का ये बयान विपक्षी एकता बनाने की नीतीश कुमार की मुहिम को बड़ा झटका देगा। वे गौर करने वाली बात यह है कि ओडिशा के सीएम का ये बयान पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सामने आया, जिसकी वजह से सियासत में अटकलों की आंधी आ गई है। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता बनाने में जुटे हैं। इस कड़ी में बीते दिनों उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात भी की थी और कहा था कि हम सब का मकसद एक ही है और हम सब एकजुट है। अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। सर अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना, भाई देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीजों के लिए करेंगे। इन लोग को अपना कर रहे हैं ना, इन लोग आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है, अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, ये तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। लिहाजा जब गुरुवार को मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या बीजेडी के तीसरे मोर्चे में शामिल होने की कोई संभावना है, इस पर सीएम का कहना था कि नहीं, जहां तक मेरा संबंध है नहीं, अभी नहीं। इसके अलावा पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात पर सीएम पटनायक का कहना था, हमने ओडिशा की मांगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है, न कि किसी राजनीतिक मामले पर। उद्धव से मिलने से पहले नीतीश कुमार ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात की। हालांकि नीतीश से मुलाकात के बाद पटनायक का तीसरे मोर्चे में शामिल होने से इनकार करना नई आंधी को हवा दे गया। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर कोई फिल्म राज्य की शांति के लिए खतरा पैदा करती है तो उस पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर इंसान के पास अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उससे कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने फिल्म नहीं देखी है, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को वो कहने का अधिकार है जो वह कहना चाहता है, लेकिन किसी राज्य की कानून और व्यवस्था की कीमत पर नहीं। अगर कोई फिल्म राज्य की शांति के लिए खतरा पैदा करती है तो उस आजादी पर रोक लगनी चाहिए। अगर अभिव्यक्ति का अधिकार है तो प्रशासन का अधिकार भी है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा केरल स्टोरी को बैन करने को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, ममता बनर्जी बहुत दूर की सोच रखने वाली लीडर है।
अगर उन्हें लगता है कि फिल्म द केरल स्टोरी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा कर सकती है तो जरूर उनके पास ये कारण होगा। वह भी हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी को सपोर्ट करती हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये फिल्म एक निश्चित वर्ग के लोगों के लिए खतरनाक है तो उन्हें वह करने का पूरा अधिकार है जो उन्हें सही लगता है। गौरतलब है कि फिल्म रिलीज के बाद से ही हर तरफ द केरला स्टोरी की चर्चा हो रही है। कमाई के मामले में फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है। 6 दिनों में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 68 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई के बाद से ही पड़ोसी देश में सियासत उफान पर है। इमरान की रिहाई को लेकर पाक मुस्लिम लीग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला बोला और उन्हें नसीहत दी है कि वो अपनी सास की तरह इमरान की पार्टी पीटीआई में शामिल हो जाए। बता दें, पाक के सुप्रीम कोर्ट की ओर से इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराए जाने के बाद से ही मौजूद सरकार चीफ जस्टिस पर हमलावर हो गई है। मामले मरियम नवाज के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब की भी धमकी सामने आई है, जिसमें मरियम औरंगजेब का कहना था कि अगर इमरान खान आजाद हुए तो कोई नहीं बचेगा। वहीं मामले में पाक के चीफ जस्टिस को धमकी मिलने के बाद से ही पड़ोसी देश में माहौल गरमाया हुआ है। बता दें, इस धमकी से पहले मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा था, चीफ जस्टिस आज 60 अरब के राष्ट्रीय रंगदारी घोटाले को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें इस अपराधी को रिहा करने से भी ज्यादा खुशी हुई। देश की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसिलिटी पर हमलों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीफ जस्टिस ही है, जो एक अपराधी की ढाल बन गए हैं और देश में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपको मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़कर अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले पाक के उच्चतम न्यायालय ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। साथ ही उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। पीठ ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीके पर भी नाराजगी जताई थी। इस फैसले के सामने आने के बाद से ही मौजूदा पीडीएम सरकार चीफ के पीटीआई कनेक्शन को लेकर उन्हें घेर रही है। बता दें, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अंता बंदियाल की सास का नाम महजबीन नून है। कुछ दिन पहले ही महजबीन नून का पीटीआई के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की पत्नी रफिया तारिक से बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस लीक ऑडियो में दोनों ने चुनाव चीफ जस्टिस के लिए पीटीआई का समर्थन और मौजूद पीडीएम सरकार के प्रति उनकी नाराजगी पर चर्चा की थी। मौजूदा शहबाज सरकार पहले ही चीफ जस्टिस के अधिकारों पर कटौती कर चुकी है और उनके खिलाफ सख्त है। ऐसे में ये फैसला आने के बाद पाकिस्तान सरकार चीफ जस्टिस पर और हमलावर हो गई है और उन्हें इस फैसले को कटघरे में खड़ा कर रही है।